देखिए दोस्तों, धारा 12 तक हम कवर कर चुके हैं। धारा 12 के बाद हम आगे देखेंगे कि धारा 12 के बाद हम कैसे आरटी एक्ट को याद कर सकते हैं। तो देखिए, धारा 13 कहती है कि प्रवेश के समय साक्षात्कार एवं कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी। प्रवेश के समय साक्षात्कार एवं कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी। अब देखो, इसको कैसे याद करेंगे। 13 का मतलब है भाई कि जैसे कि बालक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आया, ठीक है। बालक प्रवेश के समय स्कूल में आया। स्कूल में जब प्रवेश लेने के लिए आया तो बच्चे ने कहा टीचर से कि सर मेरी फीस लगेगी क्या। तो टीचर ने उसके लिए क्या रेस्पॉन्स दिया, करे यार कैसी बात कर रहा है, स्कूल तो तेरा ही है। तो 13 से क्या है, स्कूल तो तेरा ही है। अब जब तेरा ही स्कूल है तो फीस लगेगी क्या, कि नहीं लगेगी। तो ठीक है, तो क्या होगा, तो स्कूल 13 से याद करना, तेरा ही स्कूल है। क्या है, तेरा ही स्कूल। जैसे कि मैंने ट्रिक लिख रखी है, स्कूल तेरा ही है। ट्रिक मैंने लिख रखी है कि स्कूल तेरा ही है। 13 मतलब 13, जब स्कूल तेरा है तो क्या फीस लगेगी क्या, नहीं लगेगी। ठीक है, इस तरीके से धारा नंबर 13 याद करेंगे। धारा नंबर 14 के बारे में बात करें। धारा नंबर 14 कहती है कि प्रवेश के समय दस्तावेज अनिवार्य नहीं। दस्तावेज अनिवार्य नहीं। अब वो बच्चा पूछ रहा है कि गुरुजी फीस तो नहीं देनी मेरे को, ठीक है आपने कह दी कि स्कूल तेरा है, बट लेकिन ये तो बता दो कोई डॉक्यूमेंट्स देना है क्या। तो टीचर ने कहा कि यार जब स्कूल तेरा ही है तो तुझे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देना है। तो मतलब तुझे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देना है, स्कूल तेरा है। तो जैसे उसने पूछा, धारा नंबर 14 से हम कहेंगे कि सर और कुछ चाहिए क्या, चाहिए मतलब सर और कुछ चाहिए क्या। जैसे मैंने इसकी ट्रिक लिख रखी है यहाँ पे कि और कुछ चाहिए क्या, कि और कुछ चाहिए क्या मतलब। तो और कुछ चाहिए क्या, जैसे पूछा कि सर और कुछ चाहिए इसके अलावा, तो सर ने कहा भाई ये भी नहीं चाहिए, तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू तो बस पढ़ने के लिए आ जा। तो 13 में तो ये कह दी कि स्कूल तेरा ही है। जब स्कूल मेरा ही है तो सीधी सी बात है फीस किस बात की। फिर उसने ये पूछा धारा नंबर 14 में कि प्रवेश के समय सर कोई 14 से मतलब चाहिए सर और कुछ चाहिए क्या। तो सर ने कह दिया कि भैया तेरा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए, तू तो पढ़ने के लिए आ जा बस। ठीक है। फिर धारा नंबर 16 क्या कहती है, प्रवेश की अंतिम तिथि नहीं। धारा नंबर 16 ये कहती है कि प्रवेश की कोई भी अंतिम तिथि नहीं होगी। देखो इसे कैसे याद रखेंगे। धारा नंबर 15 के बारे में बात चल रही है, तो 15 दूना करें 30। कहने का मतलब महीने का एंड कितने पर हो जाता है, 30 पर हो जाता है। तो इस बात से ये अंदाजा लगा लें कि चाहे किसी भी महीने की 30 तारीख हो जाए, तुम्हारा प्रवेश होगा ही होगा, तुम्हें प्रवेश की दिनांक से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे करके याद रखेंगे 15 दूना 30। कहने मतलब महीना का भले एंड हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो अंतिम तिथि यहां से याद कर लें आप, अंतिम तिथि नहीं। तो ये 30 भी क्या है, अंतिम तिथि है। किसी महीने की 30 भी अंतिम तिथि है, और ये भी यहां पे क्या है, अंतिम है। इस तरीके से इसको याद आप कर लें। ठीक है। तो धारा नंबर 16 क्या कहती है। धारा नंबर 16 कहती है बालक को फेल नहीं किया जाएगा, और इसके लिए टेक्निकल वर्ड आता है वो आता है रोकने एवं निष्कासन पर प्रतिषेध होगा। तो इसके लिए देखो मैंने एक ट्रिक लिख रखी है धारा नंबर 16 के लिए। जैसे कि मैंने लिख रखा है एक सॉन्ग, एक गाना है। वो क्या गाना है मैं आपको बता दूं कि धारा नंबर 16 के लिए गाना है कि एक गाना आया था कौन सा, कि तू 16-17 साल का पर लड़का है कमाल का, तुझ पे ये दिल आ गया। ठीक है ना, आपने देखा होगा ये गाना था कि तू 16-17 साल का पर लड़का है कमाल का। तो इस तरीके से जो था ना, तो उसको अब क्या है कि जब लड़का वो कमाल का है, धारा नंबर 16, तो जब वो लड़का 16 साल का है, लड़का कमाल का है, अच्छा लड़का है, तो क्या उसे आप फेल करोगे क्या, नहीं करोगे। जब लड़का कमाल का है तो उसे फेल करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो उस गाने से आप कनेक्ट कर लें कि तू है 16-17 साल का पर लड़का है कमाल का। जब तू लड़का कमाल का है तो हम तेरे को कभी भी क्या नहीं कर सकते भाई, फेल नहीं कर सकते। ठीक है। धारा नंबर 17 क्या कहती है। धारा नंबर 17 ये कहती है कि शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। किसी भी बालक को शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते, टीचर उसको प्रताड़ित नहीं करेगा। अब इसकी ट्रिक क्या रही प्रताड़ित करने की, तो 17 से आप याद करोगे खतरा। 17 से याद क्या करोगे, खतरा। जैसे मैंने ट्रिक लिखी रखी है, 17 से याद क्या करोगे, खतरा। कहने का मतलब यदि गुरुजी आपने किसी बच्चे को शारीरिक रूप से मतलब उसमें डंडा वगैरह दिया, या आपने उसको गाली वगैरह दी, या उसको आपने टॉर्चर किया, तो ये आप ध्यान रखना आपकी नौकरी के ऊपर क्या है, खतरा है। आपकी नौकरी के ऊपर क्या होगा, खतरा है। इसीलिए क्या 17 मतलब खतरा, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित तो नहीं किया जाएगा। ठीक है। धारा नंबर 18 क्या कहती है। धारा नंबर 18 ये कहती है कि मान्यता के अभाव में विद्यालय चलाने पर क्या होगी, रोक होगी।
अब देखो धारा नंबर 18 कैसे याद करेंगे। देखो कोई भी चीज हो, उस चीज के कुछ ना कुछ मापदंड होते हैं, उस चीज की कोई ना कोई क्या एज होती है किसी काम को करने की। जैसे किसी मापदंड के बगैर आप किसी काम को करोगे तब भी आप गलत है, और यदि आप के बिना एज के उस काम को करोगे तब भी गलत है। जैसे मैं आपसे कहूं कि वोट डालने का अधिकार हमको कब मिलता है, वोट डालने का जो अधिकार है, वोट डालने का जो अधिकार है हमको मिलता है 18 साल की एज पर। मिलता है कि नहीं मिलता है। अब 18 साल की एज पर जब वोट डालने का अधिकार है, कहने वाला वोट डालने की हमको क्या मिल जाती है, मान्यता मिलती है, कुछ हमको अधिकार मिल जाते हैं वोट डालने के, हमको क्या है, हमको अधिकार मिल जाता है। तो इसी तरीके से अब यहां से आप कनेक्ट करेंगे इस चीज को, 18 पे आपको क्या मिल रही है, वोट डालने की क्या मिल रही है, मान्यता मिल रही है। तो यहां मान्यता को आप कनेक्ट कर लेंगे कि वोट से कि मान्यता के अभाव में विद्यालय चलाने पर रोक होगी, ठीक है। और ऐसे ही क्या है, जब आपकी 18 साल पूरी नहीं होगी तो आपके वोट डालने पर भी क्या होगी, रोक होगी। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद धारा नंबर 19 क्या कहती है, इसको आप याद करें। धारा नंबर 19 को 19 ये कह रही है, धारा नंबर 19 कि प्रतिमान हो या मान्यता पूरा ना होने पर मान्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी मतलब मान्यता से रिलेटेड है कि मान्यता आपकी रद्द होगी। कैसे, देखो 19 उन माने क्या होता है, उन माने होता है कमी, उन माने क्या होता है, कमी, ठीक है। ये आपको बताइए 19 उन मतलब कमी। तो मतलब आपके किसी प्रतिमान में या आपकी मान्यता में या आपके किसी मापदंड में यदि कमी रहती है तो भैया आपकी स्कूल की मान्यता क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। और देखो मैं आपको इसके बारे में ये भी बता दूं कि यदि आप क्या कर रहे हो कि आपके पास मान्यता नहीं है फिर भी आप स्कूल चला रहे हो तो 1 लाख रुपये का आपको क्या भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। और यदि आप फिर भी नहीं माने, गवर्नमेंट ने आपसे मना किया, आपकी मान्यता नहीं है, आप स्कूल में चलाओ, फिर भी नहीं माने तो 10,000 रुपये पर डे का आपसे क्या रहेगा, 10,000 रुपये पर डे का आपको भुगतान करना पड़ेगा। और कुछ दिन के बाद आपकी मान्यता रद्द हो जाएगी और भविष्य में आप स्कूल नहीं खोल पाएंगे। इस तरीके का प्रावधान है। तो 18 में तो क्या है कि मान्यता के अभाव में विद्यालय चलाने पर रोक है। 19 में क्या है कि और भी कोई प्रतिमान दे रखे हैं मान्यता के अलावा, जैसे कहा कि आपके स्कूल में फील्ड होनी चाहिए, आपके स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, आपके स्कूल में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तब भी आप खतरे में हो और क्या होगा, कमी है तो आपकी उसको मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। धारा नंबर 20, 19 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18, 19, 17 ये सारी इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 20 के बारे में देखें। धारा नंबर 20 क्या कहती है, 20 कह रही है केंद्र सरकार अनुसूची में किसी मानक को जोड़ व घटा सकती है, जोड़ व घटा सकती है, किसको, मानक को। इसको आप ऐसे याद रख लें कि जो केंद्र सरकार से रिलेटेड है, केंद्र सरकार इसको क्या करेगी, जो कोई भी अनुसूची हो यदि उसमें कोई मानक जोड़ना चाह रही है तब उसमें क्या कर देगी, जोड़ देगी। इसको देखो कैसे याद करेंगे, मैं आपको बता दूं। धारा नंबर इसको कैसे याद करेंगे, धारा नंबर 20 को। जैसे 19 की बात की थी, 19 में क्या आई थी, कमी आई थी। 19 में क्या आई थी, कमी। तो 19 के जस्ट बाद क्या है, 19 के जस्ट बाद है आपका 20, 19 के जस्ट बाद क्या है, 20। अब इसमें यह कह दिया गया गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, यदि वो चाहे तो इसमें कोई मानक जोड़ सकती है, यदि वो चाहे तो इसमें कोई मानक क्या है, कम कर सकती है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे 19 में जैसे 1 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। 19 में 1 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 20 हो रहा है। कि मतलब किसी, अब ये किससे रिलेटेड थी, ये मानक से रिलेटेड थी, ये प्रतिमानों से रिलेटेड थी। तो या तो एक प्रतिमान प्लस करवाए या गवर्नमेंट प्रतिमान कम करवाए, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो बात कही गई है वो किस में कही गई है, 19-20 में कही गई है, ठीक है। जैसे ही आपको 19 याद होगा, 19 के बाद फिर आपको +1 करना है। आप समझ जाना कि एक और मान्यता जोड़ या घटाने का जो प्रावधान है वो गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कर सकती है। धारा नंबर 21 क्या कहती है, धारा नंबर 21 क्या कहती है, धारा नंबर 21 कहती है कि एसएमसी का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा, एसएमसी, मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। मतलब स्कूल के अंदर एक मैनेजमेंट कमेटी होगी। आप बिल्कुल प्रॉपरली इसको याद रखना। धारा नंबर 21 में मतलब एक स्कूल में मैनेजमेंट कमेटी होगी और इस मैनेजमेंट कमेटी में क्या है, 16 सदस्य होते हैं, मैं आपको बता दूं। और इसकी डिटेल से कभी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि फिलहाल जो हमारा टॉपिक है केवल और केवल धारा को याद करने से रिलेटेड है, ठीक है। तो धारा नंबर 21 कहती है कि एसएमसी का गठन किया जाएगा। जो एसएमसी स्कूल के अंदर क्या होना है, क्या नहीं होना है, डेवलपमेंट किस तरीके से होना है, वो उन सब बातों को वो देखेगी, ठीक है। अच्छा, जब एसएमसी का गठन हो जाएगा तो एसएमसी क्या करेगी, धारा नंबर 22 क्या कहती है, एसएमसी द्वारा विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना। अच्छा, विद्यालय के विकास की क्या योजना होनी चाहिए, विद्यालय का विकास किस तरीके से होगा,
इस बात को लेकर, जैसे विद्यालय में अब एक और लाइब्रेरी होनी चाहिए, विद्यालय में एक और रूम होना चाहिए, विद्यालय के अंदर कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, विद्यालय की एक क्या होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसी जो सारी जो बातें हैं वो प्रस्ताव लेके आएगी, तो कौन लेके आएगी, एसएमसी लेके आएगी। ठीक है, तो देखो दोस्तों 20 तक तो आप याद कर ही चुके हैं, इनको आप डायरेक्ट याद कर लेना। मैं आपको बता दूं 21 में एसएमसी है, 22 में एसएमसी के क्या है, ये मान लिए 22 कहता है एसएमसी द्वारा विद्यालय के विकास के लिए योजना बनाएगा 22। ठीक है, अब 21 याद हो जाएगा, 22 हो जाएगा। उसके बाद धारा नंबर 23, आप देखो या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा हटा रहा हूँ। धारा नंबर 23 के बारे में बात करें कि धारा नंबर 23 क्या कहती है, तो देखो धारा नंबर 23 को हम समझेंगे एक बार। धारा नंबर 23 क्या कहती है, धारा नंबर 23 में लिखा हुआ है शिक्षकों की योग्यता और एवं सेवा शर्तें लिख रखी हैं। क्या है, द्वारा से पढ़े, शिक्षकों की योग्यता एवं सेवा शर्तें इसमें दे रखी है। अब देखो 23, इसको कनेक्ट करें 23, इससे शब्द के ऊपर बात करें 23 मतलब तेई। जैसे हम किसी से कहें कि तेई, क्या बोलते हैं, जैसे एक देसी शब्द है कि तेई क्या योग्यता है, तेई का योग्यता है, ऐसे बोलते हैं ना कि तेरी क्या योग्यता है। तो अब देखो जब टीचर की योग्यता और उसकी सेवा के बारे में जब बात की जाती है तो धारा नंबर 23 आ जाती है। तो इसको कैसे रिपीट करेंगे, जैसे तेई है ना, जैसे मेरे से कोई पूछे कि तेई का योग्यता है तो मैं उससे कहूँगा कि मेरी योग्यता ये है कि और मेरी सेवा करने का काम ये है। तो धारा नंबर 23 से आप कनेक्ट करना तेई करके। ठीक है, धारा नंबर 24 क्या कहती है, धारा नंबर 24 को समझे। धारा नंबर 24 कह रही है कि शिक्षकों के कर्तव्य है जैसे समय पर आना, सिलेबस को क्या करना, कंप्लीट कराना। शिक्षकों के क्या दे रखे हैं, कर्तव्य दे रखे हैं। अब देखो क्या है, जो धारा नंबर 24 है वो शिक्षकों के कर्तव्य की बात करती है। इसके लिए ट्रिक यह क्या है कि 2 को 4 गुना करने का काम कौन करेगा, टीचर। जैसे मैं कहूँ 2 को 4 गुना करने का काम टीचर ही करेगा। कौन करेगा, टीचर। जैसे कैसे करेगा 2 से 4 गुना, जैसे 2 लिख रहा है, 2 को 4 क्या है, जैसे कोई जो कोई स्टूडेंट है वो जैसे कमज़ोर आया है, ठीक है, और कमज़ोर को होशियार करने का कौन काम करेगा, बिल्कुल सही बात है, कमज़ोर को होशियार कौन करेगा, टीचर ही तो करेगा। तो इस बात को कैसे समझना है, जैसे 2 को 4 जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। तो 2 से 4 मतलब यहाँ पर 2 4 से क्या होगी, 24 हो गई। 2 4 मतलब यहाँ ये जो क्या है, टीचर के क्या दे रखे हैं, कर्तव्य दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों धारा नंबर 24 तक हम विद ट्रिक्स कवर कर चुके हैं आपके लिए। उससे आगे देखते हैं और क्या ट्रिक्स रह सकती है और कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। धारा नंबर 25 क्या कहती है, धारा नंबर 25 कहती है छात्र शिक्षक अनुपात। देखो ये तो आप डायरेक्ट याद कर लो, जरूरी नहीं है हर जगह ट्रिक ही होनी चाहिए। धारा नंबर 25 को कभी देखा तो 25 एक अच्छे अनुपात में चलता है देखा जाए तो। जैसे 25 का 50 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। 25 का 100 से करोगे तो क्या 1:4 हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा ऐसे रख लें कि एक पूर्ण संख्या सी है जो कट जाती है, पिट जाती है आराम से। ठीक है, रखें तो, नहीं तो डायरेक्ट याद रखना छात्र शिक्षक का अनुपात कितना रहेगा, 30:1 रहेगा। ठीक, उसके बाद धारा नंबर 26 क्या कहती है, धारा नंबर 26 ये कहती है कि शिक्षकों के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। मतलब विद्यालयों में 10% से अधिक पदों को रिक्त नहीं रख सकते। तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद करने का एक ही तरीका है। जैसे एक तुमको ध्यान हो तो एक कुछ साल पहले एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी स्पेशल 26 करके क्या आई थी, उसकी मूवी आई थी। और स्पेशल 26 मूवी में क्या था कि वो 8-10 लोग थे, 8-10 वो मिल करके क्या करते थे, किसी मतलब जो एक ऑफिस है जहाँ पर करप्शन वगैरह हो रहा है वहाँ पर जाकर के रेड मार देते थे और वहाँ से क्या पैसा वगैरह लूट लेते थे। ठीक है ना, तो बात ऐसी, इस बात को ऐसे याद रखें कि स्पेशल 26 यदि गवर्नमेंट भी यदि अपने स्कूलों को जाकर के रेड मारे या मतलब वहां पर जाकर के बार बार चेक करें उनको, कि बार बार चेक करें और ये देखे कि यहाँ की क्या अव्यवस्था है, क्या अव्यवस्था नहीं है, कितने टीचर्स हैं, कितने टीचर्स नहीं है, इस बात को यदि वो देखती है तो ये मानिए कि 10% से अधिक का नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ से जो मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ वो है स्पेशल 26 जो मूवी थी उसमें क्या थी, वो लोग क्या करते थे, बार बार रेड मारते थे अपने स्कूलों को चेक करने के लिए। इसीलिए शिक्षकों के लिए क्या किया जाए, गवर्नमेंट भी यदि रेड मारे बार बार तो शिक्षकों के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। आज हालत यह है कि बहुत सारे अधिक पद रिक्त हैं। उसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट्स उसके ऊपर स्कूलों को जाकर के प्रॉपरली देख ही नहीं रही।
ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अब 27, धारा नंबर 27 क्या कहती है? धारा नंबर 27 ये कहती है कि जनगणना, चुनाव और आपदा राहत कार्य के अतिरिक्त ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो 27 का मतलब है सताना नहीं, सताना नहीं, कि देखो भैया किसी भी टीचर को सताना नहीं है, बस उसकी जनगणना में ड्यूटी होनी चाहिए, उसकी चुनाव में ड्यूटी होनी चाहिए और आपदा राहत कार्यों में ड्यूटी होनी चाहिए, और उसका काम टीचिंग कराने का है तो बस टीचिंग कराए, इनके अलावा हमें कुछ भी नहीं करवाना है। ठीक है, तो धारा नंबर 27 से क्या है? सताना नहीं। धारा नंबर 25 में आपको बता ही चुका हूं कि छात्र शिक्षक का अनुपात रहेगा, और धारा नंबर 26 में जैसे स्पेशल 26 में जाके बार बार रेड मारी थी, इसी तरीके से गवर्नमेंट भी रेड मारे तो क्या हुआ, 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद चले, उसके बाद क्या है? धारा नंबर 28 क्या कहती है कि प्राइवेट ट्यूशन पर रोक होगी। प्राइवेट ट्यूशन पर क्या होगी? रोक होगी। देखो इसको कैसे याद रखेंगे हम? 28, अब देखो 28, इसको बार बार बोले 28, 28 मतलब इसमें से दो शब्द निकल रहे हैं, ठाट बाट, मतलब ठाट, मतलब 28 में से हम क्या शब्द निकाल रहे हैं? जैसे कि 28 में से हम निकाल रहे हैं, जैसे हम निकाल रहे हैं ठाट, ऐसे ठाट बाट शब्द करके जैसे हम इसमें से निकालने की कोशिश करें कि ठाट किस में से हो सकते हैं। यदि कोई टीचर देखो ट्यूशन करा रहा है तो उसके वही देखो मान लो ठाट हो जाएंगे, और यदि वो ट्यूशन नहीं करा रहा, केवल और केवल अपने स्कूल के ऊपर चल रहा है, तो ये मानिए उसके ठाट बाट तो नहीं होने वाले हैं, जो गवर्नमेंट से उसको सैलरी मिल रही उसी के ऊपर उसको डिपेंड होना पड़ेगा। तो 28 को कैसे याद करेंगे? ठाट बाट के आधार पर 28, अट्ठा 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 ऐसे करके है ना, तो 28 से आप कनेक्ट करोगे तो मतलब क्या होगे? 28 मतलब हमको ठाट बाट चाहिए, तो कैसे हो सकता है? ट्यूशन से हो सकता है, बिना ट्यूशन के ठाट बाट किसी भी टीचर के नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि सैलरी का तुमको पता ही है और बहुत सारे खर्चे हैं, ये भी आपको पता है, तो ठाट बाट करनी है तो आपको ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा, बट लेकिन ट्यूशन पढ़ाने पर क्या है? रोक है। ठीक है, उसके बाद धारा नंबर 29 क्या कहती है? पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में ध्यान रखने योग्य बातें। पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया में ध्यान रखने योग्य बातें हैं, इसको आप भले रहने दें, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 29 पर जोर नहीं लगाएं। ठीक है, धारा नंबर 30 क्या कहती है? धारा नंबर 30 क्या कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा का कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा तक कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। प्रारंभिक शिक्षा तक कहने में कक्षा 8 तक कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी। अब तो कैसे याद करें? जैसे 3 है, 3 को हम चाहें तो क्या बना सकते हैं? 8 बना सकते हैं, नहीं बना सकते? बना दी कि नहीं बना दी? 3 की 8 बना दी। तो प्रारंभिक शिक्षा कितने तक होती है? कक्षा 1 से लेकर 8 तक ही तो होती है। ठीक है, तो कोई बोर्ड परीक्षा नहीं, कहने का मतलब है कक्षा 8 तक कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं ले सकते। ठीक है, आप देखो इसको किससे याद रखेंगे कि 30 से याद रख सकते हैं, क्योंकि 30 को ही हम 8 बना सकते हैं, ना तो 2 वाले को बना सकते हैं ना 1 वाले को बना सकते हैं, तो 3 वाला सीरीज ऐसी है कि इसको हम 8 बना सकते हैं। ठीक है, इसको किस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे? 8 यहाँ जैसे ही बनेगा। अब तुम ये तो तुमको पता है कि 80 तो कुछ है नहीं यहाँ पे नियम वाला, 80 वाला मैटर तो है नहीं कि 80 धाराएं हो, तो 1 से 8, 8 का मतलब समझाना प्रारंभिक शिक्षा तक कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आता है 31। धारा नंबर 31 क्या कहती है? धारा नंबर 31 ये कहती है कि बाल अधिकार हनन की शिकायत हमें कहाँ करनी है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत करनी है। जैसे किसी बच्चे के अधिकारों का हनन होता है तो भैया वो अपनी शिकायत को कहां पर जाकर कर सकता है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्गत कर सकता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे याद करेंगे? अब देखो इसको याद करने का तरीका बता दूं। जैसे 31 क्या लिखा हुआ है? 31 जैसे भाई यदि आपको शिकायत करनी है या आपका हनन हुआ है, जैसे आपका क्या हुआ? हनन हुआ है। हनन हुआ है तो सबसे पहले जाके आप क्या करेंगे? शिकायत, पहली बार में जाके शिकायत कर देना। जैसे 31 लिख रहा है ऐसे ऐसे करके, कहने का मतलब पहली बार में जाके शिकायत कर देना। ऐसा मत करना कि हनन होता रहा, हनन होता रहा, हनन होता रहा और आप शिकायत ही नहीं कर पा रहे हो, फिर आपका वो हनन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, आप समझे ना कि शिकायत हो तो पहली बार में हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं 4 साल पीछे जाकर हनन दिखा रहे हैं सर मेरे साथ हनन हुआ था, इस चीज को नहीं करना है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 31 जैसे ही कोई बात है, फर्स्ट टाइम में कोई बात होती है, बाल अधिकार के संरक्षण की शिकायत, हनन की शिकायत पहली बार में ही कर देनी है। इस बात को समझ जाना। जैसे एक शब्द आता है 31 आता है, इसको समझ जाना हनन की जो शिकायत है हमें पहली बार में कर देनी है, या तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में कर दें और या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में इसकी शिकायत की जा सकती है। ठीक है, अच्छा धारा नंबर 32 का क्या मतलब है? अब देखो 31 में तो हनन हो गया, हनन को समझ जाना कि हनन हो रहा है भैया,
हनन तुम्हारा हो रहा है तो सीधी सी बात है कि वहां आपको पहली बार में क्या कर देनी है, शिकायत। तो मतलब 31 पहली बार में क्या कर देनी है, आपको शिकायत कर देनी है। दूसरी बात 32 में क्या है, शिकायत का निपटारा 3 माह के अंदर हो जाना चाहिए। अच्छा, जब शिकायत हुई है ना तो उसका जो निपटारा है वो 3 माह के अंतर्गत होना चाहिए। जैसे शिकायत तो हो गई, आपने हनन की शिकायत कर दी, अब भैया शिकायत की है तो उसका निपटारा भी तो होगा, तो शिकायत का निपटारा कितने माह के अंदर होना चाहिए, 3 माह के अंतर्गत हो जाना चाहिए। तो दूसरे इस यहाँ से क्या याद रखना है, यहाँ से याद रखना है शिकायत का निपटारा, शिकायत का निपटारा। अब इस बात को ऐसे कनेक्ट करें थोड़ा सा, जैसे कि आपने शिकायत तो कर दी, क्या शिकायत करना ही पर्याप्त है? शिकायत के बाद उसका सॉल्यूशन मिलना ही तो पर्याप्त है। तो जब 31 में तो हमने शिकायत की तो ठीक है, उसके जस्ट बाद 32 में क्या हो गया, शिकायत का निपटारा हो गया। ठीक है, उसके जस्ट बाद निपटारा हो गया। नंबर 3 धारा नंबर 33, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना। किसका? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना। गवर्नमेंट क्या करेगी कि एक ऐसी परिषद बनाएगी जो हमें ये जो नियम है आपका आरटी एक्ट है, उस आरटी एक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्या देगी, सलाह देगी कि इसके अंदर क्या सुधार हो जाना चाहिए और इसमें कौन मतलब और क्या हम इसमें कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्या ऐसा बेहतर हो सकता है, टीचरों के लिए कैसा रिलैक्सेशन होना चाहिए, या टीचरों को और कैसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जा सकता है। समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें मतलब हमें किस में करनी है, धारा नंबर 33 में। तो 33 क्या कर रही है, सलाहकार परिषद का गठन। सलाहकार परिषद का क्या करना है, गठन। इसको ऐसे याद कर ले, मैं आपको बता दूं, यदि कोई सलाहकार बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, सलाहकार बनाए जा रहे हैं तो क्या होता है, कम से कम देखो एक तो सलाहकार होता नहीं, कम से कम क्या 3 बुलाए जाते हैं। जैसे एक तो मेन अध्यक्ष होता है और 2 उसके क्या बुलाए जाते हैं, सदस्य बुलाए जाते हैं। इस तरीके से होता है। जैसे चाहे जैसे चुनाव आयोग की संरचना देख लें या किसी भी आयोग की संरचना देख लें तो उसमें क्या एक तो होता है मुख्य आयोग और 2 उसके क्या है उसके सहायक बना दिए जाते हैं। तो 3 लोगों के लेकर के यहाँ से बात करनी है। तो जैसे ही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बात होती है तो ये समझ जाना 3-3 का सिस्टम है। किसका सिस्टम है, 3-3 का। ठीक है, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन है। 34 जब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठित हो गई है तो उसके आगे 34 में क्या होगी, राज्य सलाहकार परिषद गठित होगी। तो देखो दोस्तों, देखिए दोस्तों, धारा नंबर 34 तक हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद धारा नंबर 35 देखेंगे। धारा नंबर 35 कहती है कि अधिकारियों को निर्देश देने की केंद्र सरकार की शक्ति है, कि केंद्र सरकार ही है जो अधिकारियों को निर्देश दे सकती है, राज्य सरकार का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, तो धारा नंबर 35 है, इसको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा नंबर 36 इंपॉर्टेंट है। जैसे दंडनीय अपराधों की कार्रवाई से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति। जैसे कोई विद्यालय है और विद्यालय के अंदर कोई गलत काम हुआ है, किसी बालक के अधिकारों को हनन हुआ है, या हम ये कहें कि वहाँ पर उसकी बिल्डिंग वगैरह प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, उसके ऊपर जब बिल्डिंग वगैरह प्रॉपर नहीं है तो उसके ऊपर क्या की जाती है, कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है उसकी बिल्डिंग को गिराने की कोशिश की जाए, है ना, या किसी बालक ने शिकायत की है तो बालक की वजह से उस स्कूल के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए। बट लेकिन एक्शन कब लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा कि सक्षम अधिकारी है उसकी पूर्व अनुमति से ही लिया जाएगा। जैसे सक्षम अधिकारी DU है माना कि, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी उसका सक्षम अधिकारी है तो जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति के बाद ही उस स्कूल के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। या जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ऐसा नहीं चाहते हैं कि इस स्कूल के ऊपर ऑब्जेक्शन ना हो, तब यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस बात को समझें आप कैसे, ट्रिक से कैसे समझाएंगे। देखो 36, जैसे किसी स्कूल वाले का किसी अधिकारी से 36 का आंकड़ा है, मतलब उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बन रही है, और अधिकारी के दिमाग में ये बैठ गई है कि बेटा तेरे स्कूल को मैं तुझे चलाना सिखाऊंगा, समझ रहे ना, मैं तेरे को सुधारूंगा, ऐसी बातें हो रही है माना कि उसमें। तो क्या होगा, ऐसा 36 का आंकड़ा उसका बैठ नहीं जाए, इसलिए पहले पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, पहले जिला शिक्षा अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। मतलब रंजिश वगैरह को लेकर के ऐसा काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसे याद रख लें, 36 का आंकड़ा है तो माना कि मेरा किसी भी 36 का आंकड़ा, मैं सोचूंगा मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सक्षम अधिकारी अनुमति देगा तभी जाके कार्य होगा। ठीक है, तो देखो इसमें देखो क्या है, जैसे धारा नंबर 13 में मैं आपको बताया था कि जैसे कनेक्ट किया था हमने कि 13 ही स्कूल है तो फीस क्यों लगेगी। यदि कोई स्कूल वाला फीस मांगे किसी बच्चे से, 18 में मान्यता का मैटर है, 19 में भी मान्यता का मैटर है, इन दोनों तीनों के ऊपर कोई विवाद होता है तो वहां धारा नंबर 36 लगेगी। ठीक है, उसके बाद देखें 37 कह रहा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार SMC के विरुद्ध बात दायर नहीं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना कि जो
धारा नंबर 37 ये कहती है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो या हो एसएमसी हो या हमारी जो विद्यालय की प्रबंधन समिति है, उसके विरुद्ध भैया न्यायालय में भी वाद दायर नहीं किया जा सकता। आप उसके किसी निर्णय को लेकर के न्यायालय में ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, ये ध्यान रखना। जो बात एसएमसी ने कह दी वो फाइनल है स्कूल के लिए। अब तुम कहो कि हम तो हाई कोर्ट चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि एसएमसी के विरुद्ध कोई बात दायर नहीं होगा। अब देखो याद कैसे करेंगे, 27 है ना, तो 27 के लिए आप कनेक्ट करें 7, यहाँ जो 7 है इस 7 से कनेक्ट करें क्या 7 या एसएमसी, 7 से कनेक्ट करें क्या एसएमसी, ठीक है 7 37 से एसएमसी, ठीक है एसएमसी को कनेक्ट करें 7, यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे एसएमसी का मैटर, ठीक है एसएमसी के विरुद्ध कोई बात दायर नहीं होगा। और धारा नंबर 38 क्या कहती है, धारा नंबर 38 फाइनल है, वो ये कहती है कि हमने तो आरटीई बना दिया केंद्र सरकार ने, बट लेकिन राज्य सरकार अपने अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहती है, उसमें कुछ संशोधन करना चाहती है या अपने अनुसार से कुछ करेक्शन करना चाहती है, तो अपनी अलग से नियमावली बना सकती है और इस आरटीई रूल को फॉलो कर सकती है। ये तो फॉलो होगा ही होगा, उसके अलावा अपनी भी बना सकती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति दे रखी है इसमें, ठीक है। राज्य सरकार इसके संचालन के लिए कोई नियमावली बना सकती है, राज्य सरकार इसके संचालन के लिए कोई नियमावली बना सकती है। जैसे नियमावली बनी हुई है राजस्थान के अंदर निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, ये आपके सिलेबस में भी है। तो ये संविधान के जो आपका जो आरटी एक्ट की धारा किसके अकॉर्डिंग 38 के अकॉर्डिंग ही तो बनाई गई है, ठीक है। तो फाइनल में 38 में मतलब राज्यों के लिए दे दिया, 37 में एसएमसी दे दी, 36 में 36 का आंकड़ा कर दिया, 35 वाले को आपको याद करना नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं समझता हूँ आपको धारा अच्छे तरीके से याद हो चुकी होंगी, 2-4 धारा रह रही हैं तो उनकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। क्योंकि यदि आपको सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी आप उसको करके आ सकते हैं, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तब भी आप करके आ सकते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो आपको याद होनी चाहिए और उनके लिए मैंने बेट्रिक्स आपके लिए कवर करा दिया है, ठीक है। तो मिलते किसी एक और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।